तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th के हिंदी का पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह आज हमने 2025 का पेपर लिया है, जो कि 2025 में आया था। और हमारा जो कोड है वो है 801 BG कोड हमारा है। तो दोस्तों, चलिए इस पेपर को हम आपको सबसे सरल माध्यम से समझाते हैं और किस आधार पर हमारा क्लास 10th का पैटर्न बन रहा है ये भी समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जब आप एग्जाम बोर्ड में बैठेंगे तो आपको क्या करना होगा और कैसे आप प्रश्न को हल करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं आपको। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका अनुक्रमांक होगा, यानी कि अर्थात आपका यहाँ पर रोल नंबर डाला जाएगा। आप यहाँ पर अपना रोल नंबर ही डालेंगे, अन्यथा दूसरों का नहीं डालेंगे। और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, इस प्रकार आपको लिखना होगा। और यहाँ आपको टीचर साइन करेगा, इस प्रकार आपको लिखना होता है दोस्तों। और आज हम जो हमारा पूर्णांक होता है दोस्तों वो 70 नंबर का होता है। 30 नंबर हमें स्कूल से मिल जाते हैं। इस प्रकार हिंदी का पेपर होता है। और जो दोस्तों पॉइंट होते हैं वो होते हैं समय, जो हमारा समय दिया रहता है 3 घंटे 15 मिनट का समय हमारा होता है। 3 घंटे में हमें पेपर करना होता है और 15 मिनट हमें पेपर को पढ़ने में लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे सरल माध्यम से आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस नोट को पढ़ लेना, ध्यानपूर्वक से सारे पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अर्थात हमने बता दिया कि आपको प्रारंभ के 15 मिनट पत्र को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और 3 घंटे में पेपर को सॉल्व करना है। इस प्रकार आपको एग्जाम बोर्ड में करना होता है दोस्तों। पहला जो होता है, जो सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है दोस्तों। और यह प्रश्न खंड 2 खंडों में बटा रहता है दोस्तों। खंड आ, खंड बा, इन 2 खंडों में यह विभक्त रहता है। और तीसरा हमारा निर्देशांक है। खंड ए में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी दिए रहते हैं दोस्तों। और खंड बी में 50 नंबर का पूछल रहता है, जिसे आपको लिखना होता है दोस्तों। तो चलिए अपने चौथा निर्देश पढ़ते हैं। तो चौथा निर्देश हमारा खंड ए के प्रत्येक प्रश्न का निर्देशांक पढ़कर केवल प्रदत्त उमार शीट पर उत्तर हमें लिखना होता है, पेपर पर देना नहीं होता है। आप अपने लिए लिख भी सकते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे निर्देशांक। और हमारा 5वां निर्देशांक है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। अर्थात जिससे ये हमारा जैसे प्रश्न है यहाँ पर जितने नंबर का होगा इसके आगे ही हमारा लिखा रहता है, इस प्रकार बताया दोस्तों। हमारा 6वां खंड है। खंड बा में 50 अंक को वर्णनात्मक प्रश्न है। अर्थात 50 प्रश्न लिखने के होते हैं और 20 नंबर आपको वहाँ से मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे सरल माध्यम को समझाते हैं, क्योंकि यह दोस्तों 2025 का पेपर है और यह कैसे लिखा जाता है और किस आधार पर क्वेश्चन आ रहे हैं, हम आज की वीडियो में आपको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं आपको। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है खंड आ का बहुविकल्पी प्रश्न होता है दोस्तों। और ये इसमें 20 क्वेश्चन पूछते हैं और आपको सारा क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो चलिए आपको कैसे हल करेंगे तो हम आपको समझाते हैं ये सारे 20 क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है शुक्ल युग के निबंधकार हैं। हमें बताना है शुक्ल युग के निबंधकार कौन है। तो पहला ऑप्शन है कमलेश्वर, दूसरा ऑप्शन है वियोगी हरि, तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश, चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वियोगी हरि शुक्ल युग के निबंधकार हैं दोस्तों। आपको इसी प्रकार लिखना होता है। वहाँ पे आपको मार्कशीट दी जाएगी, वहाँ पर आपको भरना होता है दोस्तों। और मार्कशीट भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, हम एक वीडियो उस पर भी बनाएंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं। हमें निर्मला उपन्यास के रचनाकार बताना है। पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, तीसरा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी अर्थात, और चौथा ऑप्शन बाल मुकुंद गुप्त। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं दोस्तों। हमारा तीसरा क्वेश्चन है अपनी खबर रचना किस विधा की है। तो पहला है एकाकी, संस्मरण, नाटक या आत्मकथा। दोस्तों, जो अपनी खबर है दोस्तों, अर्थात इसको आप पढ़ेंगे जैसे अपनी खबर। दोस्तों, जो अपनी खबर हो अपनी ही जीवन के बारे में लिखेगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आत्मकथा, अपनी कथा है। तो चौथा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं है। पहला है अर्धनारीश्वर,
दूसरा है संस्कृत के 4 अध्याय, तीसरा है अजातशत्रु, चौथा है रेती के फूल। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों अजातशत्रु रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है दोस्तों। तो चलिए अपने 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है गुनाहों का देवता के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है अज्ञेय, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों धर्मवीर भारती। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों धर्मवीर भारती। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं ये 2025 का सेट है और ये सेट बदल के दे देगा, इसलिए हम आपको करा रहे हैं दोस्तों। चलिए अपने छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कवि को राष्ट्रपति का सम्मान मिला है। हमें बताना है इनमें से किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान मिला है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत को, दूसरा ऑप्शन है मेथी शरण गुप्त को, तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा को। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों मेथी शरण गुप्त को। जो राष्ट्रकवि का अवसर है दोस्तों तथा सम्मान है दोस्तों वो है मेथी शरण गुप्त को मिला था दोस्तों। तो चलिए अपने 7वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है पद्माकर, दूसरा ऑप्शन है देव, तीसरा ऑप्शन है मतीराम, चौथा ऑप्शन है केशवदास। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों केशवदास, जो रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास जी हैं। जो हमारा 8वां क्वेश्चन है घनानंद किस काल के कवि हैं। हमें बताना है जो घनानंद हैं वो किस काल के कवि हैं। तो पहला ऑप्शन है आधुनिक काल के, दूसरा ऑप्शन है रीतिकाल के, तीसरा ऑप्शन है भक्ति काल के, चौथा ऑप्शन है आदिकाल के। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा रीतिकाल के वो कवि हैं। और दोस्तों आज हम आपको पूरे जो क्लास 10 का हिंदी का पेपर होता है सबसे सरल माध्यम से सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो हम आपको हिंदी में 90+ नंबर दिलवा के रहेंगे। चलिए अपने 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अर्थात 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है दोस्तों कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता हमें बताना है कि क्या थी उसकी प्रमुख विशेषता। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रकृति का मानवीकरण, दूसरा ऑप्शन है यथार्थ चित्रण, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, चौथा ऑप्शन है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा है। पहला ऑप्शन है नागार्जुन ने, दूसरा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र ने, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय ने, चौथा ऑप्शन है रामविलास वर्मा जी ने। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अज्ञेय जी ने तार सप्तक के 7 कवियों का राहों का अन्वेषी कहा है दोस्तों। हमारा 11वां क्वेश्चन है दोस्तों कि करुण रस का अस्थायी भाव होता है। हमें बताना है जो करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। दोस्तों करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। आपको यह हेडिंग याद होनी चाहिए। जो करुण रस होता है जिसे विवाह अनुभव से जब शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहा जाता है। तो यहाँ पर शोक नामक एक अस्थायी भाव आता है तो इसका अस्थायी भाव शोक होता है दोस्तों। चलिए अपने 12वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है तो दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन है कि भूरे बालों सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटा वन, उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का हमें बताना है कि इसमें से कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा ऑप्शन है उपमा, तीसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, चौथा ऑप्शन है श्लेष। तो हमारे दोस्तों हमें बताना है इसमें से कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है। तो चलिए अपने 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। जब आप छंद पढ़ते हैं तथा छंद की परिभाषा या पढ़ते हैं छंद को कि उनका क्या परिभाषा होता है तो उसमें क्या आता है। पहला ऑप्शन है मात्रा, दूसरा ऑप्शन है गति, तीसरा ऑप्शन है लय, चौथा ऑप्शन है यति। तो हमारा दोस्तों ये आंसर हो जाएगा यति। जब आप छंद की परिभाषा देंगे अर्थात जब छंद के उदाहरण पढ़ेंगे तो उसमें यति नामक अस्थायी भाव तथा विराम शब्द आता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यति दोस्तों। हमारा 14वां क्वेश्चन है अभ्यास शब्द के किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है हमें बताना है। तो दोस्तों उपसर्ग जो होता है वो आगे जुड़ता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है। तो अभ्यास में जो उपसर्ग जुड़ा है दोस्तों वो अभिनामक उपसर्ग जुड़ा है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो अपने जो हमारा 15वां क्वेश्चन है पंचतंत्र में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है अव्ययी समास, चौथा ऑप्शन है द्विगु समास। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास।
जो पंचतंत्र है दोस्तों उसमें द्विगु समास है। तो हमारा जो 16 क्वेश्चन है, दिनकर, दिवाकर, भास्कर किस शब्द के पर्यायवाची हैं, हमें बताना है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि सूर्य का पर्यायवाची है, आकाश का होता नहीं, राजा का तो होता नहीं, बादल का भी नहीं होता दोस्तों। तो जो दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर इसका होता है जो सूर्य का पर्यायवाची, दिनकर भी होता है, दिवाकर भी होता है, भानु भी होता है, भास्कर भी होता है दोस्तों। चलिए अपने 17वें क्वेश्चन को बताते हैं। जो हमारा 17वां क्वेश्चन है, युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है, हमें बताना है इसमें कौन सी विभक्ति एवं वचन है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है तृतीय विभक्ति एक वचन, दूसरा ऑप्शन है प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तीसरा ऑप्शन है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, चौथा ऑप्शन है पंचमी विभक्ति एक वचन। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम विभक्ति द्विवचन, जो हमारा बी आंसर हो जाएगा, इसमें प्रथम विभक्ति द्विवचन है युवाम शब्द में। दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है कि मोहन द्वारा चित्र बनाया गया इस वाक्य में क्या वाक्य है। तो जो दोस्तों आपको पता होगा, जो हमारा पहला ऑप्शन है कर्मवाच्य, दूसरा ऑप्शन है कृतवाच्य, तीसरा ऑप्शन है भाववाच्य, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो हमारा दोस्तों जो हो जाएगा इसमें कर्मवाच्य जुड़ा है, इसलिए मोहन के बारे में बात होगी तो इसमें कर्मवाच्य जुड़ा है दोस्तों। चलिए अपने 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 19वां क्वेश्चन है कि सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार का है, हमें बताना है सरल है कि संयुक्त है कि मिश्रित है कि प्रश्नवाचक है। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वो संयुक्त आंसर हो जाएगा, अर्थात बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो जो हमारा 20वां क्वेश्चन और लास्टवा क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द सर्वनाम है, हमें बताना इसमें से शब्द कौन सा शब्द ऐसा है कि जो सर्वनाम है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा तुम दोस्तों, क्योंकि मोहन, बगीचा दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है तुम और चौथा ऑप्शन सच्चा। तो आप जानते होंगे जो दोस्तों सर्वनाम किसके स्थान पर, किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले वाक्य को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर तुम किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है दोस्तों, इसलिए इसे सर्वनाम हम मान लेंगे दोस्तों। तो जो हमारा खंड आ होता है वो खत्म हो गया, अब हमारा खंड बा स्टार्ट होगा और इसमें से आपको यहाँ से 50 नंबर दिए जाएंगे। खंड आ से आपको 20 नंबर मिलता है और खंड बा से आपको 50 नंबर मिलता है दोस्तों। जो हमारा इसमें क्वेश्चन होता है, आपको इस तरह लिखना है, वर्णनात्मक प्रश्न आपको डालना है, बढ़िया हेडिंग बनाकर डालना है दोस्तों। आपको वहाँ पर काली नीली पेन का प्रयोग करना है अच्छे से। तो चलिए वीडियो को इसको भी अच्छे तरीके से हम आपको समझाते हैं, क्योंकि यह दोस्तों 6 नंबर का पूछा होता है। 3 नंबर इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। चलिए इसको भी पढ़ते हैं और कैसे आपको इसको लिखना है हम आपको बताते हैं। तो इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। हमें गद्यांश अर्थात या गद्य से पूछा जाता है दोस्तों, और इससे हमें 6 नंबर मिलता है, हमने बताया दोस्तों। तो दोस्तों आपको एक बार एग्जाम बोर्ड में अच्छे तरीके से पेपर को पढ़ लेना है। जब आप इस सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह कहाँ से पूछा गया है। तो दोस्तों आपको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, हम बता रहे हैं। तो दोस्तों जो आप इसे पढ़ेंगे कि हम लोग कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता बनाए। आपको इस प्रकार पूरी पंक्ति को पढ़ लेना है दोस्तों, और आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से दिया गया है। आप इसे एक बार अच्छे से पढ़े रहेंगे दोस्तों तो आपको जरूर पता चल जाएगा। और हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन इसमें के लाएंगे कि गद्य का वही क्वेश्चन पूछेगा और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 2-3 क्वेश्चन हम करा देंगे आपको और उससे बाहर नहीं पूछेगा दोस्तों। आपको जैसा कि यह पता होना चाहिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो मित्रता पाठ से लिया गया है दोस्तों, वो मित्रता पाठ से लिया गया है दोस्तों। और इसके जो रचयिता हैं दोस्तों, इसके जो रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। इसके जो रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं दोस्तों, इसके जो रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आपको कैसे लिखना है दोस्तों, पहले आपको बढ़िया से संदर्भ डालना है और संदर्भ में लिखना है कि उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के आपको मित्रता पाठ से लिया गया है। जो इसके रचयिता हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस प्रकार आपको लिख देना है, क्योंकि हमारा पहला जो क्वेश्चन पूछा गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित हमें व्याख्या करना था, अच्छा संदर्भ लिखना था। जो हमारा क्वेश्चन था इसका हमने आंसर आपको बता दिया। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है दोस्तों
कि किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरी बात है। तो जो आप इसे दोस्तों पढ़ेंगे एक बार अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एक पंक्ति लिखी गई है, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। इस तरह आपको यहाँ से लिखना है और यहाँ ताल्लुक आपको लिख देना है दोस्तों बस, और यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा आसानी से। इस प्रकार आपको हम बता रहे हैं, एक बार अच्छी तरीक़ा से आप इसे पढ़ेंगे और उसके आगे लिखना है, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि एक बार अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे, इसका आंसर देने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चौथा जो हमारा तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि रेखांकी अंश की हमें व्याख्या करना होता है दोस्तों। तो आपको किस प्रकार व्याख्या करना होता है हम उससे भी बताएंगे। तो आपको जो रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है दोस्तों, आपको जिन अक्षर के नीचे अर्थात लाइन के नीचे ये लाइन खींची रहेगी उस वहाँ ताल्लुक आपको व्याख्या करना होता है। यहाँ से आपको करना है, यहाँ ताल्लुक करना है दोस्तों। व्याख्या करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आपको इन सारे शब्दों को इन्हीं के भाव में अर्थात अपने भाव में लिखना होता है और आप आसानी से लिख दे रहे हैं। हम आपको बताते हैं कैसे लिखना होगा। आप लिखेंगे प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल अर्थात जो लेखक हैं, आपको पहले उस लिखना कि प्रस्तुत निबंध ये है और किसके द्वारा लिखा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। जो इसमें कहते हैं कि कवि अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी के समान हैं। इसमें बताया गया कि हम लोग कच्ची मिट्टी के समान हैं और कि लोग चाहे हमें किस भी आकार में ढाल सकते हैं, अच्छा भी बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं, और चाहे हमें राक्षस भी बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है ना, आपको ऐसे लिख देना पूरा, यहाँ ताल्लुक अपने शब्दों में तोड़ कर लिख देना है दोस्तों। इस प्रकार हमारा ये आंसर 6 नंबर का हो जाता है दोस्तों, और इसी प्रकार आपको लिखना होता है दोस्तों। तो चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और दोस्तों जो हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसमें अथवा करके ये भी क्वेश्चन दिया रहेगा। अथवा करके 2 क्वेश्चन हमारा पूछा रहता है दोस्तों। आपका अगर वो आता हो तो आप वो कर लेना, अगर ये आता हो आपको ये कर लेना है। आपको इसमें ऑप्शन भी मिलता है कि जो आपको आवे वही आपको करना है। जैसे है अजंता, तो जो आपको पता होना चाहिए कि कुछ आपको, जैसे पहला चैप्टर था हमारा मित्र, तो जो मित्र का चैप्टर है मित्रता का, उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं मित्र शब्द आया होता है। आप इन सारे टिक के माध्यम से उसको पहचान सकते हैं कि जिस आपको वाक्य जो दिया रहेगा उसमें मित्र कहीं ना कहीं पूछा रहेगा, तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं। और जैसे अजंता है तो इसमें कहीं ना कहीं अजंता या इन सारी चीज़ों का वर्णन इसमें होता है दोस्तों। जो अजंता के लेखक दोस्तों वो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। भगवत शरण उपाध्याय जी हैं दोस्तों, जो अजंता के लेखक हैं वो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और वो अजंता में क्या कहते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे जब आप इन सारे वाक्यों को अर्थात लाइनों को पढ़ेंगे तो आपको जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखना है दोस्तों। आप लिखेंगे आप जब इसका संदर्भ लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे कि प्रत्युत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अजंता पाठ से लिया गया है। जो इसके लेखक हैं वो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। आपको इस प्रकार इतना लिख देना है दोस्तों। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है। तो आप जब इसे पढ़ेंगे कि अजंता संसार के चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है, दोस्तों आपको यहाँ से दूसरा का आंसर मिल गया दोस्तों। हमने बताया ना, आपको एक बार एग्जाम बोर्ड में अच्छी तरह इसको पढ़ना है, और आप एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा, और आपको अगर पढ़ लेंगे तो आपको आंसर देने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है दोस्तों। यहाँ से आपको व्याख्या करना है और अपने शब्दों में इसे तोड़कर लिख देना, बस इसके आगे इससे कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन होता है दोस्तों, और इसमें कहा गया है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है दोस्तों। और यह भी 6 नंबर का पूछा जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी 6 नंबर का पूछा गया है। और जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि किलकत कन्हा, आप जब इस प्रकार वो सारे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है दोस्तों। एक बार थोड़ा मोटा मोटा पढ़ लेना है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
जो इसके जिस पार्ट से लिया गया आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि इस किस पार्ट से लिया गया और किसके रचयिता हैं, इसके जो रचयिता हैं किस कौन है। तो दोस्तों जो किलकत कन्या है वो सूर सागर पाठ से लिया गया है, सूर सागर पाठ से लिया गया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जो सूर सागर के रचयिता हैं वो सूरदास जी हैं दोस्तों, जो सूर सागर के रचयिता हैं वो सूरदास जी हैं दोस्तों। तो आपको इस प्रकार हमने बताया, जैसे गद्य में आपको इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, उसी प्रकार इसमें भी पढ़ लेना है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जिससे इसमें भी पूछा गया हमारा पहला क्वेश्चन, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ हमें लिखना है, जो हमारा संदर्भ हमें भी इसमें लिखना है। तो आप लिखेंगे उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूर सागर पाठ से लिया गया है, जो इसके रचयिता हैं और सूरदास जी हैं। आपको इस प्रकार लिख देना है दोस्तों और कुछ नहीं करना है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, आपको इन्हीं सारे शब्दों को अपने आसान शब्दों में तोड़कर लिख देना है। और किलकत कन्या आपको इसका अलंकार बताना है और आपको एक बार पढ़े रहेंगे तो आप इसका भी आंसर दे देंगे दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी अथवा करके पूछा रहता है दोस्तों, आपको चाहे वो आता हो कर लीजिए, आपको ये आता है वो कर लीजिए। जो हमारा क्वेश्चन है चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, आपको इस प्रकार इसको भी पढ़ लेना है। जो इस किस पाठ से लिया गया है और इसके जो चीटी है और चीटी पाठ से लिया गया। चीटी चंद्रलोक के प्रथम बार से लिया गया दोस्तों, प्रथम बार से लिया गया है। और जो इसके रचयिता हैं वो सुमित्रानंद पंत जी हैं दोस्तों। आपको इन सारी चीज़ों को याद होना चाहिए और आप इसका भी आंसर आसानी से लिख देंगे। आपको इन सारी चीज़ों को याद होना चाहिए और हम इसका भी एक अच्छी तरह से वीडियो लाएंगे दोस्तों। आपको कौन कौन क्वेश्चन पूछता है वो भी बताएंगे और आपको पद्य का कोई क्वेश्चन 4-5 का करा देंगे और वह इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्कृत तो दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो संस्कृत से लिया गया होता है और इससे आपको 5 नंबर दिया जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें आपको 5 नंबर मिलता है दोस्तों आपको इसके करने पर। तो जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है दोस्तों। और इसमें संदर्भ लिखना होता है और इसका अनुवाद करना होता है, जिसके कारण आपको 5 नंबर दिया जाता है। तो हम बता दे रहे हैं यह किस पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों यह वाराणसी पाठ से लिया गया है दोस्तों, वाराणसी पाठ से लिया गया है। आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना होता है और आपको कैसे अनुवाद करना है वो भी हम बता दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हमारा क्या लिखना होता है, जो हमारा गद्यांश का संदर्भ अर्थात इस संस्कृत गद्यांश का हमें संदर्भ लिखना होता है। हम इसका संदर्भ लिख के आपको लिख देंगे, नहीं आपको सुना दे रहे हैं। और इसमें भी अथवा करके एक क्वेश्चन पूछ रहेगा, आप चाहे ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो इसका जब दोस्तों आप संदर्भ लिखेंगे, आपको किस प्रकार लिखना है संदर्भ इसका हम बता दे रहे हैं। आपको लिखना है प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत अर्थात यह संस्कृत से लिया गया, तो संस्कृत से लिया गया है। जो जिस पाठ से लिया गया आपको इस पाठ का लिखना है। संस्कृत के अंतर्गत वाराणसी पाठ नामक से लिया गया है और इसमें वाराणसी का अनुवाद किया गया है दोस्तों। आपको इस प्रकार बताना है दोस्तों और इस प्रकार आप बता देंगे कि वाराणसी का महत्व इसमें बताया गया है। आपको ये सारी चीज़ों को लिख देना है तो हमारा संदर्भ हो जाएगा, जिसके कारण आपको 2 नंबर दिया जाएंगे। और आपको इसका अनुवाद करना है कि क्या बोला गया है, इयम नगरी, तो इयम मन या नगरी मने नगरी। आपको इस प्रकार इसका अनुवाद कर देना है कि विविध धर्मांडम मतलब अनेक धर्मों से मिलकर बनी है। आपको इस प्रकार इसको इयम नगरी अर्थात यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। आपको यह बताया गया कि संगम स्थली अर्थात अनेक नगरों अर्थात अनेक धर्मों के स्थान है। इस प्रकार आपको करना कि महात्मा बुद्ध लोग यहाँ के रहने वाले हैं। इस प्रकार आपको इन सारे यहाँ पर लिखा है कि शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा बहुवा
इस प्रकार आपको लिख देना है कि इन सारी चीज़ों को अनुवाद करके लिख देना है कि महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का फैलावा अर्थात प्रकाशन किया है। इस प्रकार आपको इन सारी चीज़ों का अनुवाद कर देना है दोस्तों, और इसका भी हम एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें भी एक अथवा करके पूछा जाएगा, हमने आपको पहले बता दिया, और आपको जो अच्छा लगे वही आपको करना है। यहाँ से आपको 5 नंबर दिया जाता है, संख्या से आपको 5 नंबर दिया जाता है। तो चलिए अपने चौथे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं उसे। तो दोस्तों जो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों का संदर्भ सहित अनुवाद करना है, जो हिंदी का अनुवाद करना है दोस्तों, और यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिलता है। और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से सॉल्व करके जाना दोस्तों। और इसमें का हम आपको वीडियो लाएंगे जो ऐसे श्लोक होते हैं जो बार बार पूछे गए हैं, और हम आपको सबसे सरल माध्यम से आपको इसको श्लोक रटवा देंगे। तो जो हमारा पहला श्लोक है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य भाग। इस प्रकार हमारा पहला श्लोक है। और यहाँ पर अथवा करके पूछा रहेगा, सभी प्रश्नों में अथवा करके दिए रहेगा। आपको जो आता होगा वो आप कर लेंगे, और यहाँ से आपको 5 नंबर मिलता है। चलिए किस प्रकार आपको करना है ये दिखाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, तो आप इस तरह बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे और चौथा डालेंगे। और आप क्या डालना है, जैसे हमारा जो क्वेश्चन था दोस्तों, आप देख सकते हैं जो हमारा जो क्वेश्चन था कि जो चौथा है, और आप पहले लिख रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप इस श्लोक का अनुवाद लिख रहे हैं, तो आपको ऐसे संकेत यहाँ डालना है और लिखना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, और डाट डाट करके लास्ट का अक्षर आपको इस प्रकार लिख देना है। आपको दुख भाग्य भवतु, इस प्रकार आपको लास्ट का अक्षर लिख देना। आपको इस प्रकार संकेत डालना है, और जिससे एग्जामिनर को पता चले कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला लिखना था संदर्भ, तो इस प्रकार हम संदर्भ लिख के आपको समझा दे रहे हैं। तो हमने पहला का नहीं बताया, आपको संस्कृत की बता रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये काफ़ी अच्छे नंबर देख के जाते हैं। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्गीरित है अर्थात अवतरित है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। तो दोस्तों आप जब पढ़ने जाते होंगे तो वहाँ पर इस प्रकार का वंदना होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार का वंदना होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप इस वाक्य को जब इस श्लोक को पढ़ेंगे, आपको पढ़ के ही अंदाजा हो जाएगा कि इस वाक्य में अर्थात इस श्लोक में क्या कहा गया है। तो इसका जब अनुवाद करेंगे, इस प्रकार आपको अनुवाद हेडिंग डालना है। अगर इस प्रकार आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिखेंगे, एग्जाम में आपको 5 नंबर आपको यहाँ से दे देगा दोस्तों। तो चलिए इसका अनुवाद करते हैं कि जो पहला अक्षर था दोस्तों सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इसमें क्या गया है कि सभी सुखी हों, अर्थात यह बोला गया है, देख सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि अर्थात सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। आपको इस प्रकार लिखना है। और हम आपके लिए जो बार बार पूछा गया है एक श्लोक अपनी तरफ से लाए हैं, आप देखेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा दूसरा श्लोक है, ये बंधम मरणम वापि वीर भाव ही वीरता। इस श्लोक को बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंडकाव्य के वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। इस प्रकार से आपको इसका संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद करेंगे दोस्तों। और इसका हिंदी अनुवाद अब इस प्रकार अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर को ही वीरता कहते हैं। कि इस श्लोक में बंधम वर्णम वापि जयो वापि पराजय, इस श्लोक को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो दोस्तों एग्जाम में आपको इसी प्रकार इस श्लोक का आंसर लिखना है जो दिया गया है कि छठवें का अर्थात चौथे का दिया गया है। तो प्रश्नोत्तर संख्या आपको चौथा डालना है, और जिस श्लोक का आंसर देना है उसका संकेत डालना है, और इसी प्रकार आपको एग्जाम बोर्ड में लिखना है जैसे हमने लिखा है दोस्तों। तो चलिए अपने 5वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि
अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। और दोस्तों यह क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें से दोस्तों कई बच्चों को परेशानी रहती है इसमें से कौन क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि यह बहुत सारा दिया रहता है। आप यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ ताल्लुक आप और देख सकते हैं, इतना सारा क्वेश्चन दिया गया है। ढेर सारे बच्चे नहीं समझ पाते हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। तो हम आपको बता रहे हैं हमें कौन सा क्वेश्चन करना होता है दोस्तों। तो हमें दोस्तों जो है ये ज्योति जवाहर खंडकाव्य, हमें इसका संक्षिप्त में परिचय देना होता है। हमें और सारे क्वेश्चन को नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से हमें ज्योति जवाहर खंडकाव्य को लिखना होता है। क्योंकि अदर साइड के अदर राज्य के होते हैं, अलग अलग पेपर होते हैं, तो हमें सिर्फ ज्योति जवाहर यहाँ से जो यूपी में पूछा जाता है जो दोस्तों ज्योति जवाहर पूछा जाता है, अर्थात उत्तर प्रदेश में ज्योति जवाहर चलता है। तो इसका हम लिखेंगे आंसर। तो दोस्तों जो इसका हमारा है ज्योति जवाहर के खंडकाव्य का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है दोस्तों। तो हम पहले से बता दे रहे हैं ज्योति जवाहर को लिखना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि ज्योति जवाहर में दोस्तों आपको किस प्रकार लिखना है हम बता रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार आपको ज्योति जवाहर खंडकाव्य डालना है, और इस प्रकार अगर एग्जाम बोर्ड में आप लिखेंगे तो एग्जाम लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको 5 नंबर अर्थात 3 नंबर आसानी से मिल जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं जो लिखे हैं दोस्तों वो देवी प्रसाद शुक्ल जी हैं, ज्योति जवाहर के नायक हैं अर्थात उसके रचयिता हैं वो देवी प्रसाद शुक्ल जी हैं। और इस पूरे ज्योति जवाहर खंडकाव्य में जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया है कि उनका कैसा भाव था, कैसे राष्ट्र के प्रति उनका भाव था और सैनिक कैसा थे, और इन सारी चीज़ों को ज्योति जवाहर खंडकाव्य में बताया गया है। चलिए सबसे सरल माध्यम से आपको ज्योति जवाहर खंडकाव्य समझाते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंडकाव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। नेहरू जी का चरित्र इस प्रकार है, अर्थात हमने बताया ना आपको इस पूरे ज्योति जवाहर में नेहरू जी का चरित्र बताना है। तो आप लिखेंगे पहला जो हमारी हेडिंग रहेगी वो है अलौकिक पुरुष, अर्थात इसमें बताना होता है कि जो ज्योति जवाहर खंडकाव्य में होता है कि जो जवाहर जी थे उनका कैसे वो किस प्रकार के भाव अर्थात व्यक्ति थे, इन सारी चीज़ों का हमें वर्णन करना है। तो आप लिखेंगे कि कवि ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में अलौकिकता का समावेश किया है। कवि ने उनके व्यक्तित्व को रामकृष्ण के गुणों से संपन्न मानकर युगावतार का स्वरूप प्रदान किया है। अर्थात दोस्तों इस पंक्ति में कवि कहता है कि जो ज्योति जवाहर के जो नायक हैं जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा है, उनके अंदर काफ़ी सारे शब्दों का अर्थात समावेश मिलता है, और जो उनका व्यक्तित्व श्री कृष्ण भगवान के गुणों के समान बताकर उनका अलग से एक अवतार बनाकर प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। और जो हमारी दूसरी हेडिंग रहेगी वो काफ़ी अच्छी हेडिंग रहेगी। तो दोस्तों हमारी जो दूसरी हेडिंग रहेगी गांधी जी से प्रभावित, जो दोस्तों ज्योति जवाहर के नायक हैं जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से कैसे प्रभावित हुए, इन सारी चीज़ों को हमें लिखना है। आप लिखेंगे नेहरू महात्मा गांधी के सच्चे, इसके बाद आप लिखेंगे अनुयायी एवं शिष्य थे, उन्हें गांधी जी से सत्य अहिंसा उदारता मानव प्रेम करुण और आशीर्वाद उसी प्रकार प्राप्त हुआ है। आपको इन सारी चीज़ों को लिखना है कि गांधी जी से उनको क्या क्या प्राप्त हुआ है, और वो गांधी जी के सबसे अच्छे शिष्य थे और वो अहिंसा थे, उदारवादी भावना रखते थे, उनके मानव प्रेम था। इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है दोस्तों। तो हमारी जो तीसरी हेडिंग रहेगी वो है दृढ़ पुरुष, वो कैसे पुरुष थे अर्थात उनका भाव कैसा था, उन सारी कठिनाइयों को कैसे हैंडल करते थे, इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे कि नायक जवाहरलाल नेहरू ने कठिनाइयों में धैर्य धारण करने की अद्भुत क्षमता थी। जो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर कठिनाई पड़ती है तो टूट जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे पुरुष होने में क्या क्या लगता है था, किन किन भावों की आवश्यकता होती है, इसमें बताया गया है। तो जो हमारी चौथी हेडिंग रहेगी अहिंसा के समर्थक, तो आप इस हेडिंग में लिखेंगे नेहरू के चरित्र पर सम्राट अशोक एवं महात्मा गांधी का प्रभाव था, इनसे उन्होंने अहिंसा सीख ली थी।
तो जो अहिंसा के जो भाव होते हैं, उन सारे भावों को जो नेहरू जी हैं वो महात्मा गांधी से और अशोक जी से सीख लिए थे। आपको इन सारी चीज़ों को हेडिंग बाय हेडिंग अगर एग्जाम बोर्ड में आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा और यहाँ से आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अपनी लास्टी हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। हमारी लास्टी हेडिंग रहेगी, जो हमारी लास्ट हेडिंग है वो विराट व्यक्तित्व, उनका कैसा व्यक्तित्व था अर्थात नेचर उनका कैसा था, इन सारी चीज़ों को हमें इसमें लिखना है। तो अब लिखेंगे नेहरू का व्यक्तित्व तो भारतवर्ष के समान ही विराट है, सूर्य की तेज और चांद की सुंदरता, पवन की गति उनके व्यक्तित्व में समाहित है। आपको इस प्रकार इसमें लिखना है दोस्तों। और उनका जो व्यक्तित्व है और सूर्य के समान अर्थात तेज से किया गया है, जो सूर्य की लालिमा होती है उनके समान तेजी से किया गया है, और चांद की सुंदरता और पवन की गति से किया गया है। इन सारी चीज़ों को आपको इस प्रकार ज्योति जवाहर खंडकाव्य को लिखना था दोस्तों। आपको ज्योति जवाहर खंडकाव्य इसी प्रकार हेडिंग बाय हेडिंग, जैसे हमने लिखा है कि ज्योति जवाहर आप खंडकाव्य पहले हेडिंग डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे उनके जो लेखक हैं देवी प्रसाद शुक्ल राही जी हैं, इस प्रकार आपको लिखना है और हेडिंग बाय इस प्रकार आपको लिखना है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारा छठवां क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना हमें लिखना है दोस्तों। तो आप दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया रहेगा, आप किसी न किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, अगर उनकी कृतियाँ भी लिखेंगे तो आपको 2 नंबर वहाँ से मिल जाएगा, अर्थात यहाँ से हमारा 5 नंबर मिलता है दोस्तों। तो आप इन सारे हम यहाँ इसका नहीं कराएंगे, आपको पद्य का करा दे रहे हैं, गद्य को आपको एक अलग से वीडियो लाएंगे। जो हमारा पद्य का होता है दोस्तों, का क्वेश्चन होता है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का इसमें भी जीवन परिचय लिखना होता है और इनकी भी कृत भी लिखनी होती है। दोस्तों आज हम आपको महादेवी वर्मा का कैसे जीवन परिचय लिखा जाता है, किस प्रकार एग्जाम बोर्ड में लिखेंगे, आपको एक बता दे रहे हैं, उसी प्रकार आप गद्य में भी लिख लेना, पद्य में भी लिख लेना दोस्तों। तो दोस्तों आज हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखेंगे। आपको किस प्रकार उनका जीवन परिचय लिखना है हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार एग्जाम बोर्ड में हेडिंग डालनी है महादेवी वर्मा का, और आपको इस प्रकार साइड में एक डिब्बा बॉक्स के अंदर उनका नाम भी लिखना है कि महादेवी वर्मा का हम जीवन परिचय लिख रहे हैं। उनका जब जन्म स्थान लिखना है, पिता का नाम लिखना है, उनकी शिक्षा लिखना है, स्थान लिखना है, मृत्यु लिखना, उनकी रचनाएं। इन प्रकार आपको 3-7 पॉइंट को आपको एग्जाम बोर्ड में लिखना है। अगर आप इस तरह एग्जाम बोर्ड में लिखेंगे तो एग्जामिनर यहाँ से आपके सारे पॉइंट को चेक करेगा और यहाँ से आपको 5 नंबर देके चले जाएगा। इन सारे चीज़ों को एग्जामिनर नहीं पढ़ता है क्योंकि उसको काफ़ी सारी कॉपी जांचनी होती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट, आपको कैसे जीवन परिचय लिखा जाता है बता रहे हैं। सबसे पहले आप नाम डालेंगे, आप किसका लिख रहे हैं वो नाम डालेंगे। यहाँ पर आप महादेवी वर्मा का लिख रहे हैं तो महादेवी वर्मा, और आप किसी का लिखते हैं तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल डालेंगे, और उनका जन्म डालेंगे कि उन कितने साल में पैदा हुए। तो जो महादेवी वर्मा है 1907 ईस्वी में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम था दोस्तों गोविंद प्रसाद वर्मा। उनकी शिक्षा थी MA BA अर्थात ये सारी शिक्षा थी। और उनका स्थान दोस्तों शिक्षा में क्या होता है, आप किसी का भी MA BA डाल सकते हैं, एग्जामिनर उस शिक्षा को नहीं चेक करता, सिर्फ जन्म स्थान ज्ञात होना चाहिए कि उन फर्रुखाबाद में पैदा हुए थे। उनकी मृत्यु ज्ञात होनी चाहिए कि 1987 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई है। और सबसे प्रमुख जो होती है उनकी रचनाएं आपको ज्ञात होना चाहिए कि उनकी रचनाएं क्या थी। तो पहला रचना निहार यामा दीपशिखा, इनकी प्रमुख रचनाएं थी दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ के एक बार आपको सुना दे रहे हैं। तो आप इस प्रकार जीवन परिचय डालेंगे हेडिंग और लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में। आपको जो मेन रहेगा आप उसे काली पेन से लिखना ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे और आपको यहाँ से आसानी से एग्जामिनर आपको की पॉइंट्स यहाँ से आपको पढ़ लेगा और यहाँ से ऊपर देखेगा और यहाँ से आपको 5 नंबर दे के चले जाए। इस प्रकार लिखना है। इसके आगे लिखेंगे इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था जो कॉलेज के प्रधानाचार्य और माता हेमरानी धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग से हुई। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो इंदौर में हुई दोस्तों, और उच्च शिक्षा इनको प्रयाग में हुई। और लिखेंगे इसके आगे आप संस्कृत में MA उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला ज्ञानपीठ अर्थात विद्यापीठ में
प्रधानाचार्य हो गए। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया। इनके पति डॉक्टर थे। कुछ समय बाद इन्होंने चांद पत्रिका का संपादक किया। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार आपको इनका लिखना है। और इनका निधन, इनका महान कवयित्री का निधन सन 1987 ईस्वी में हो गया। इस प्रकार आपको इनका जीवन परिचय लिखना है दोस्तों। अगर दोस्तों आप इस प्रकार एग्जाम बोर्ड में इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको यहाँ से अवश्य 5 नंबर मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को काफ़ी मदद होती है और यहाँ से आपको 5 नंबर दे देगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 7वां है। अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न में न आया हो। हमें अपनी पाठ्य पुस्तक जो हिंदी है उसमें एक संस्कृत श्लोक लिखना है जो इसमें ना आया है दोस्तों। आपको यहाँ से 2 नंबर मिलता है। चलिए अपने 8वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम की स्वच्छता अधिकारी का पत्र लिखना है दोस्तों। तो यहाँ से आपको 4 नंबर दिया जाता है। तो चलिए आपको किस प्रकार लिखना है दोस्तों हम बता दे रहे हैं। एक पत्र लिखना आपको समझा दे रहे हैं दोस्तों। जैसे हमारा हेडिंग है वो है अपने मोहल्ले के नालियों की सफाई के लिए हमें पत्र लिखना है दोस्तों। तो आप इस पर न लिख के आप किसी और पर पत्र लिखे हैं, हम उसको समझा दे रहे हैं आपको कैसे सारे आप एक पत्र लिखेंगे। हम एक पत्र समझा दे रहे हैं और आप सारे पत्र को आसानी से लिख लेंगे। तो जो हमने लिया है दोस्तों आकस्मिक अवकाश पर लिया है कि अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो आपको कैसे लिखना है हम बता दे रहे हैं और आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेना और आप सारे पर लिख दे सकते हैं। सबसे पहले आपको जो पत्र लिखना होता है उसमें डालना होता है सेवा में, और यहाँ पर कामा लगाकर एक लाइन के नीचे लिखना होता है श्रीमान प्रधानाचार्य जी। तो जैसे आपको लिखना है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपका हमारा जो पेपर का क्वेश्चन है कि अपने मोहल्ले के नालियों के लिए सफाई करने के लिए नगर निगम को हमें लिखना है। तो आपको यहाँ पर हेडिंग डालना होता है नगर निगम। आप यहाँ पर नहीं डालेंगे, नगर निगम डालना होता है दोस्तों। और क्या लिखना होता है गुरुकुल इंटर कॉलेज। जैसे आप किसी अवकाश के लिए लिख रहे हैं तो अपने स्कूल का नाम डालेंगे गुरुकुल इंटर कॉलेज। और जैसे आपको यहाँ पर क्या लिखना है सफाई के लिए लिखना है तो उनका भी अपना एड्रेस डालेंगे, आपको अपना एड्रेस डालना है। तो आपको इसके बाद महोदय लिखना है और लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई। मेरे दोनों पैरों और सिर पर चोट आई है, अर्थात चोट लग गई है। यद्यपि इसके प्राथमिक उपचार करा लिया हूँ, परंतु दर्द के कारण मैं कक्ष में पढ़ने के लिए असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का, अर्थात आपको उस दिन का अपना जो लिखना है पत्र उसमें डायरी डालना है। आपको इस प्रकार लिख देना दोस्तों। तो और आपको जैसे हमारा जो है नगर निगम को लिखना है तो आप इसमें लिखते हैं कि आपको इसी प्रकार लिखना है कि सविनय निवेदन है कि हमारे मोहल्ले की नालियाँ गाड़ी जाते समय टूट गई हैं और जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी सारा कचरा अर्थात पानी इकट्ठा होता है और उससे मलेरिया वाले मच्छर उत्पन्न होते हैं, जिसके काटने से हमारे बच्चों को बुखार हो जाती है। आप इसका जल्दी बंदोबस्त करें। आपको इस प्रकार कृपया करके लिखना है दोस्तों। और आपको सिर्फ यहाँ पर हेडिंग चेंज कर देनी है। आपको जो सब्जेक्ट होता है उसके चेंज कर देना है। आपको इसी प्रकार किसी का भी आप पत्र लिख सकते हैं। जैसे आपको बैंक लिखना होता है कि बैंक में आपको नंबर जुड़वाना होता है कि आप यहाँ पर बैंक का नाम डालते और अपना एड्रेस डालते हैं और लिखते हैं कि सविनय निवेदन है कि आप मेरी बैंक में नंबर जोड़ दें, जिसके कारण हम सारी आवश्यकताओं को अर्थात जो हमारा मैसेज आता है वो नहीं आ पाता है और हम अपनी लाभ को उठा नहीं सकते, जिसके कारण हम असमर्थ हैं। इन सारी चीज़ों को आपको लिखना होता है दोस्तों। तो इसके आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार आपको प्रश्न पत्र लिखना है। हमने आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए हम कोई अलग वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझा कर लाएंगे दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा 9वां क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखना होता है दोस्तों। इन सारे जो संस्कृत का क्वेश्चन होते हैं और इसका आंसर देना होता है। 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और यहाँ से आपको 2 नंबर दिया जाता है और पत्र से हमें 4 नंबर दिया जाता है दोस्तों। जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह चंद्रशेखरा स्वगृहम की मौदत। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये चंद्रशेखरा, आपको इस लिखना है चंद्रशेखरा, आपको इस तरह लिखना है चंद्रशेखरा कारागा, आपको इतना लिखना है। इसी का आंसर लिखना है दोस्तों, कारागा स्वगृहम औदत। बस आपको इस प्रकार लिख देना है दोस्तों। जो हमारा पहला का आंसर हो गया, इस प्रकार आपको लिखना है। दूसरा जो हमारा है भारतीय संस्कृत केसा संभल स्थली। तो आपको इसका जो आंसर देना है कि भारतीय संस्कृत आपको इस प्रकार लिखना है, भारतीय संस्कृति सर्वेशा महत्वत बिना, यहाँ पर लिखना महत्वत बिना संभल स्थली। आपको इस तरह लिखना है दोस्तों। और जो हम आपको तीसरा का भी बता दे रहे हैं, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वतात शीघ्रम किम अस्ति। तो आपको लिखना है मना वातात शीघ्रम अस्ति। आपको इस प्रकार लिख देना है दोस्तों, इसका आंसर लिख देना। आपको यहाँ पर 2 ही करना होता है, आपको 1-1 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। तो जो चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध हमें लिखना होता है दोस्तों। और जैसे हम संस्कृत में बताया कि आपको यहाँ से 2 ही करना होता है, तो आप 2 करके और इससे आगे नहीं करेंगे और यहाँ से आपको 2 नंबर मिलता है। जो हमारा 7वां क्वेश्चन होता है, यहाँ से हमें 7 नंबर मिलता है और यहाँ से पूरे हमारे 7 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। 20 मार्क मिलते हैं और 50 हमें लिखना होता है। तो दोस्तों जो हमारा टॉपिक दिया गया है जलवायु परिवर्तन एवं मानव पर प्रभाव, विद्यार्थी जीवन, किसी धार्मिक स्थल पर वर्णन करना है या राष्ट्रप्रेम पर लिखना है, हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व बताना है। इन सारे चीज़ों पर हमें निबंध लिखना होता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप निबंध लिखना जानते होंगे। आपको टॉपिक बाई निबंध लिखना होता है, तो इसके लिए हम कोई अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों। और आपको इसी प्रकार आपको हिंदी का पेपर देना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, क्योंकि ये 70 नंबर का होता है। सभी क्वेश्चन 70 नंबर के होते हैं, सभी पेपर आपसे 70 नंबर पूछा जाता है। आप हिंदी में अच्छा नंबर लाएंगे तो आपका स्कोर भी अच्छा बनेगा। जैसे हमने बताया कि आपको कैसे लिखना है, टॉपिक बाई टॉपिक हमने आपको बता दिया। इस पूरे पेपर का हमने आंसर आपको बता दिया। और आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। तो हमने जैसे बताया है दोस्तों, आपको उसी तरह करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।